Hello students, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the LT and Chemistry Lecturer Examination Preparation Part 8, in which we will learn the another topic of atomic structure. The topic name is Quantum Theory of Radiations. So without wasting time, let's get started. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसे कहते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। ये दिया था मैक्स प्लांक ने 1900 में। कुछ पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे जो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है द लाइट रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। पहला पॉइंट ये कहता है, क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जो लाइट रेडिएशन आ रही है, जिसे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर उसको एमिट रिलीज कर रहा है, चाहे वो एब्सॉर्ब करे या फिर रिलीज करे, एमिट करे, वो दोनों किस फॉर्म में करता है? डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली मतलब लगातार नहीं होगा, लगातार लाइट रेडिएशन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, लगातार एमिट नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअसली करेगा। पहले एब्सॉर्ब किया फिर रुक गया, एब्सॉर्ब किया रुक गया, या एमिट किया फिर रुका, एमिट किया रुक गया, डिसकंटिन्यूअसली। अब ये डिसकंटिन्यूअसली है क्या? ये डिसकंटिन्यूअसली क्यों हो रहा है? लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन डिसकंटिन्यूअसली क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो लाइट रेडिएशन है उसको एमिट किया जाता है एनर्जी के पैकेट्स के रूप में, या एब्जॉर्ब किया जाता है पैकेट्स के रूप में। एक पैकेट आया फिर गैपिंग, एक पैकेट, दूसरा पैकेट आया फिर गैपिंग, तीसरा पैकेट आया, मतलब जो पैकेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स एक एक करके आ रहे हैं। तो एक एनर्जी का पैकेट्स आया, गैपिंग हो गई, फिर दूसरा एनर्जी का पैकेट्स आया, फिर गैपिंग। तो समझ में आया, ये जो क्वांटा और फोटोन के रूप में एनर्जी आ रही है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटोन इज, जो एनर्जी होती है क्वांटम या फोटोन की, वो होती है E=h न्यू। और न्यू की जगह आपको पता है न्यू होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और न्यू इक्वल टू होता है C/λ। तो न्यू को हटा के C/λ भी लिख सकते हैं। तो h जहां है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और अगर अर्ग में कहें तो 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, लेकिन हम जूल में ही पढ़ेंगे। और न्यू है फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति कहते हैं। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर में कहें तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो और लेमडा है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, जिसकी यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है। और अगर मीटर में दिया है तो 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को जब आप इसमें बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। लास्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब क्वांटम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल नंबर मल्टीपल ऑफ यूनिट। ठीक है, देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल अगर एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो वो तो क्वांटा को एमिट करेगा या क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक क्वांटम की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। अगर दो क्वांटम एब्जॉर्ब कर रहा है तो 2h न्यू, तीन का क्वांटम एब्जॉर्ब कर रहा है तो 3h न्यू। तो कभी भी 1/2 या 1/3 ऐसे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में होगा, पूर्ण संख्या होगा। 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4, मतलब अलग अलग जो मॉलिक्यूल है अलग अलग एब्जॉर्ब करेगा क्वांटम को, लेकिन होल नंबर के रूप में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, वो फ्रैक्शन या भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड बच्चों एक जो बोर्ड एग्जाम नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि थ्योरी में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये किया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद वेवलेंथ, वो लाइट की वेवलेंथ दी है कि अगर 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है लाइट की, जो तरंग दैर्घ्य है वो 100 एंगस्ट्रॉम है, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो गिवन है लेमडा 100 एंगस्ट्रॉम, तो इसको बदल लेंगे सेंटीमीटर में, 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 10⁻, ये है ना, इसको लिख सकते हैं 100 को 10⁻2, तो -8 में से 2 घटा देंगे -6। ये तो करना आपको आते हैं। c वेलोसिटी और लाइट, ये हमें पहले से ही पता होता है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसे भी सेंटीमीटर में ही रखना, इसे मीटर में लोगे तो इसे भी मीटर में लेना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लेमडा और c आता हो, तो इन दो फॉर्मूले में से जिसमें लेमडा और c आता हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। E=hc/λ, h का वैल्यू रख दी, c की वैल्यू हमने रख दी है, और लेमडा की वैल्यू रख दी है 1 इंटू 10⁻6, और यूनिट भी साथ में रखी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो
आंसर आ गया कि जिस लाइट की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 19.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक इंपोर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है एलटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज सफिशिएंटली लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी अलाउड टू स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस इन वैक्यूम देन इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। जनरली होता क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस से किसी धातु में हम लाइट बीम डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, प्रकाश किरण पुंज डालते हैं, तो उस धातु से किस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। देखिए हमने माना है, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। उन्होंने कहा था जो धातु होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। देखिए ये पॉइंट जो मैं बोल रही हूं उनको नोट भी करते जाइए। एक लॉरेंज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी दी थी और लॉरेंज के लिए उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने बताया था कि धातु के पास असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम ये इफेक्ट धातु में करते हैं कि अगर लाइट बीम को हम किसी मेटल सरफेस धातु के पृष्ठ से टकराएं किरण पुंज को, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है इस लाइट बीम को डालने के बाद, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता कैसे है, इसकी एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी है। तो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी है क्या, तो ये जो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी बोला है, ये फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब मेटल सरफेस से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें जो लाइट आप डालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम डालते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। तो क्या है ये दहली आवृत्ति? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है कि वो मिनिमम एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस से, धातु पृष्ठ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एवरी मेटल हैज डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैंने बोला कि अगर किसी धातु पृष्ठ से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो हर एक धातु, हर एक मेटल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कुछ मेटल में इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे रहते हैं, कुछ मेटल में इलेक्ट्रॉन लूजली बंधे रहते हैं। तो हर धातु से, हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अलग अलग ऊर्जा की लाइट इसमें डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है एवरी मेटल हैज डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम सीजियम, इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। लिथियम सोडियम सीजियम मैंने लिया है फर्स्ट एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है जिसे एल्कलाइन मेटल कहते हैं उनके लिए है लिथियम सोडियम सीजियम। आपको पता है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है लिटिल नॉटिकल, ये ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको। तो ऊपर से नीचे है सीरीज, ये लेफ्ट टू राइट नहीं है, ऊपर से नीचे रखे गए ग्रुप के अंदर है। तो लेकिन दिखाने के लिए कर दिया। आपको पता है लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, नंबर ऑफ शेल कम होती है। सोडियम में नंबर ऑफ शेल बड़ी और सीजियम में सबसे ज्यादा होती है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंशियम आता है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है जब ऊपर से आप नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो मेटल साइज आपको दिख रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेटल साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक है और ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा उसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड कर देगा। तो टाइटली अगर बॉन्ड बना लेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, ज्यादा एनर्जी की लाइट डालनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। जबकि वहां अगर बात करूं इसमें, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना टाइटली नहीं बंधा है, तो थोड़ा कम एनर्जी की लाइट देंगे तब भी ये निकल जाएगा। और इसकी बात करें तो यहां तो आकार सबसे बड़ा इसी का होता है, मैंने पूरा नहीं बनाया लेकिन और बड़ा होगा इसका आकार। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होता है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही नहीं पाता, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूज बंधा हुआ है। तो हम थोड़ा सा भी बहुत ही कम ऊर्जा वाली या बहुत कम एनर्जी वाली, बहुत
कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालेंगे तो भी ये निकल जाएगा। तो यहां पर हमें कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट में भी काम बन जाएगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम चाहिए इसके लिए थोड़ी ज्यादा चाहिए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, इसने टाइटली बांधा है, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो क्लियर कट पता चल रहा है मेटल साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन तो लूजली बॉन्डेड होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट आउट, इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल सकता है क्योंकि दूर है न्यूक्लियस से। तो इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है, आसानी से निकल सकता है, तो हमें कम एनर्जी की, कम फ्रीक्वेंसी की, कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इसमें डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। इसलिए अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की सीरीज आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि आपको क्या करना है, इन सभी मेटल्स को इनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है कि तो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा, इसलिए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, सोडियम की थोड़ी कम क्योंकि आकार बड़ा है, इसका और आकार बड़ा है तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कम, और सीजियम की, सॉरी फ्रेंशियम नहीं लिखना चाहिए था मुझे, फ्रेंशियम की मेंशन हम नहीं करते, और सीजियम के लिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। तो आई होप ऐसे और क्वेश्चन आए तो आप कर ले, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्रुप लेफ्ट टू राइट लिखे हैं ये एलिमेंट, या फिर टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप के एलिमेंट है या आवर्त के हैं, पीरियड के हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटोटॉन। देखिएगा, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मैंने एनर्जी नहीं बोला, मैंने बोला इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है, अगर लाइट की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किससे फर्क पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी की जगह अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ाएंगे लाइट की, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन घुमाने के लिए आ सकता है कि क्या इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाने, मतलब इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो इसमें से क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या बोथ, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो विबग्योर की अगर बात करें तो जो वॉयलेट कलर है ये दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, इनके सभी जो 7 कलर्स है इनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है वॉयलेट की, तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है, इंटेंसिटी आई की कम, बी की और कम, जी की और कम, वाई येलो की और कम, ऑरेंज की और कम, और रेड की और कम। तो इसका मतलब है कि वेव फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उससे इस फ्रीक्वेंसी को डाल के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों ज्यादा होगी पहले देख लीजिए। If we strike a beam of light having frequency less than threshold frequency, then no electron ejected out. ये भी बता रही हूँ, अगर कोई आप ऐसी बीम लाइट की ऐसी बीम डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे एग्जैक्ट उतनी फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर। तो अगर मान लीजिए 10 हर्ट्ज की आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर आप 9 हर्ट्ज की डालेंगे तो 9 हर्ट्ज में नहीं निकलेगा। तो यही कहना चाह रहा है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर उसका फिक्स है कि 10 हर्ट्ज पर ही निकलेगा, तो अगर आप 9.5 भी डालोगे तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए मैंने 3 डायग्राम बनाई है, देखिए, लाइट बीम हैविंग लेसर फ्रीक्वेंसी देन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उससे अगर आप कम एनर्जी वाला, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी लाइट बीम डालते हैं जैसे 10 हर्ट्ज में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आप डाल रहे हैं एग्जैक्ट 10 हर्ट्ज की, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है अब ये घूमेगा नहीं, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने देनी थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो यहां पर खत्म हो गई है। 10 हर्ट्ज की एनर्जी दी, फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो कुछ ही नहीं बचा ना, 10 में ये इलेक्ट्रॉन निकलना था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद रुक गया, वो मूव नहीं करेगा, उसके बाद एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 होगी। लेकिन अगर आप ऐसी लाइट डालते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर आप 15 हर्ट्ज की डालते हैं तो 10 हर्ट्ज आवृत्ति की जो या 10 जूल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, 10 जूल की
आप 15 जूल एनर्जी की कोई लाइट डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने में और आपको पता है कि 10 जूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 10 जूल तो एनर्जी वेस्ट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो 5 जूल एनर्जी बची है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर दी जाएगी। 5 जूल जो एनर्जी बची है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी इसके काइनेटिक मोशन करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। लेकिन आप एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देते हैं 10 जूल जितने से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। फिर आगे समझ में ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो बहुत जरूरी है, तो इसको देख लीजिए। देखिए टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी होती है प्लस इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है ये जो मैंने बीच वाला थर्ड वाला क्रेज बताया कि अगर हम जो मेटल सरफेस में एनर्जी डाल रहे हैं वो एक 15 जूल की डाल दे रहे हैं, 10 जूल की जरूरत है लेकिन 15 जूल की डाल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल की एनर्जी तो आपने डाली है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और 5 जूल लगी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में। तो टोटल एनर्जी को ई से दिखाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, थ्रेशोल्ड को नॉट से दिखाते हैं, नॉट से, ठीक है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू जीरो, ये इससे दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी की क्योंकि ई इक्वल टू होता है एच न्यू, तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। एच स्थिरांक है तो इसके मान में नॉट मत लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम स्क्वायर, एच न्यू इसको इक्वल के इधर ले जाओ, माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लो एच, तो न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 2 को यहां ले जाओ, 2h इक्वल टू न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू mv स्क्वायर। m को इसके अपॉन में ले जाओ, ये आया। और चाहे तो ये न्यू नहीं है, ये v स्क्वायर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू, ये स्क्वायर है, यहां जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आ गया। अगर इसको हम लिखे वेवलेंथ के फॉर्म में, तो आपको पता है न्यू इक्वल टू होता है c/λ, तो न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा c/λ जीरो। तो उसी फॉर्मूले में रखो, e इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो हाफ mv स्क्वायर, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा जीरो प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल के इधर ले जाओगे, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा जीरो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो, एच सी कॉमन ले लिया तो यहाँ ये बचा, ठीक है। अब 2 को यहाँ ले जाओ, 2hc इंटू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है। m को यहाँ के इसके अपॉन में ले जाओ तो आ जाएगा v स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की चाल, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं उसकी हो रही है ये बात, ठीक है। 2 इंटू एच सी अपॉन एम इंटू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो। तो ये और ये फॉर्मूला है किसका? ये दोनों फॉर्मूले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हो सकता है टिक में आ जाए। अब लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। देखिए कॉम्पटन इफेक्ट दिया था एक साइंटिस्ट है 1923 में, A.H. कॉम्पटन ने, जिसको उसके लिए 1927 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये क्या कहता है, बहुत आसान है, कि जब एक्सरे को, ये एक ग्रेफाइट का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें हम किसी एक्सरे को हम टकरा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट लिखा है, एक्सरे को हम इस ग्रेफाइट के टुकड़े में टकराते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ ये जो हमने लाइट डाली थी, ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है अपनी, जैसे उसको लाइट को ऐसे आया था, सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाके किसी एंगल में मुड़ जाती है, मान लीजिए थीटा एंगल में मुड़ती है। तो रूल ये कहता है, कॉम्पटन ये कहते हैं कि जिस इंसिडेंट लाइट है इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो इस ग्रेफाइट से टकराने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है वो पहले से बढ़ जाती है, इंक्रीज, मोर लिख दो लैम्डा, और यहां पर लैम्डा क्या होगा, लेस, ठीक है। ये तो लैम्डा। अब आपको पता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, लैम्डा तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक दूसरे का व्युत्क्रम मीन्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो अगर वेवलेंथ पहले कम थी तो एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा होगी, और बाद में जो है स्कैटरिंग होने के बाद इसकी वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूं, देखिएगा, ये इंसिडेंट लाइट थी, जो आप लाइट डाल रहे हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सिंपली समझिए ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही ये ग्रेफाइट से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में, ये अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में वेस्ट कर देगा। तो अब ये कुछ एंगल में मुड़ गया, ये लाइट कुछ एंगल में मुड़ गई, तो मान लीजिए वो थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये जो लाइट निकल रही है, इस लाइट की एनर्जी क्या पहले की लाइट की तुलना में कम होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि पहली एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मान लीजिए 20 जूल थी,
अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी तो उसने कुछ जूल ऊर्जा खर्च की होगी, मान लीजिए 5 जूल ऊर्जा खर्च कर दी, तो बची कितनी 15 जूल। तो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ उल्टा होता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम इफेक्ट द स्कैटरिंग लाइट हैविंग, जो स्कैटरिंग लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है, लेस होती है देन इंसिडेंट लाइट से। और क्यों होती है इसका रीजन मैंने बता दिया भाई, कुछ एनर्जी कुछ फ्रीक्वेंसी ये खर्च कर देता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी एनर्जी पहले की तुलना में कम हो जाएगी, इसकी तुलना में कम हो जाएगी। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया गया कॉम्पटन द्वारा, वो है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ये लैम्डा है ये लैम्डा डैश है, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, h प्लांक कांस्टेंट, और cos थीटा ये एंगल हो जाएगा, थीटा जितना भी आएगा, और लेमडा डैश आपको दिया है, लेमडा ये है और लेमडा डैश ये हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। तो आज भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे, इससे रिलेटेड पेपर में आ चुका है पहले, और मैं स्पेशली एलटी वालों के लिए कहूंगी कि लेक्चरर से ज्यादा टफ एलटी का पेपर आता है, क्योंकि उसमें पूरा एमएससी का कोर्स भी लिखा है, इवन ग्रीन केमिस्ट्री तक। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।